कि सवाल नहीं लग पा रहे, एग्जाम्पल करने के बाद, स्कूल में टीचर समझाने के बाद, वीडियो लेक्चर देखने के बाद, इवन स्पार्क बैच में चीजों को समझने के बाद भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे नहीं लग पा रहे हैं। अच्छा, उसका भी सोल्यूशन बताएंगे। और 1.5 आवर बस इतना काम करना है। एक वीक के अंदर 3 से 4 दिन मैथमेटिक्स पढ़नी है, या तो 1 घंटा या तो 1.5 घंटा, और हर चैप्टर के सामने धीरे धीरे करके ये 5 की 5 चीजें कंप्लीट कीजिए। बड़ा टारगेट नहीं लेना है, हर चैप्टर हर महीने उतना ही टारगेट लेना है जितना हम पूरा कर पाए। क्यों? देखिए, ये जो चीज आपके साथ हो रही है ना, ये आपके ही साथ नहीं, हर बच्चे के साथ हो रही है। उसे भी ये फील हो रहा है कि यार मेरा समय तो बीतता जा रहा है। अगर मैं काउंटिंग करूं तो मेरा अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया और जुलाई चला गया, 4 महीने चले गए बस ये सोचते सोचते कि अब मैं शुरू कर दूंगा, कल से मैं पढ़ाई करूंगा। आज मैंने YouTube से ये प्लानर उठा लिया, आज मैंने अपने टीचर से ये चीज पूछ लिया, लेकिन हम चीजों को बहुत सिस्टमेटिकली ना तो शुरू कर पा रहे हैं, अगर शुरू भी कर दे रहे हैं तो हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। वो सारी चीजों का निवारण आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने जा रही है क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। जो भी बच्चे जो भी टारगेट कर रहे हैं, 95, 96, 98, 100 आउट ऑफ 100 भी अचीव किया जा सकता है अगर आप सीरियसली इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको चीजें लगे कि हाँ भैया ने जेन्युइन बात की है, जो बातें कही है वो पूरी करने लायक है, केवल ऐसे हवाई बातें नहीं। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, मैं स्पार्क बैच में अपने बच्चों की मेंटरिंग भी करता हूं। मुझे पता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कैसे सोचना है, आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे, क्या चीजें पॉसिबल है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कितना टारगेट कर रहे हो मैथ्स में। आप लिखिए, बार बार लिखिए, अपने कमेंट पर लिखिए, अपने कॉपी पर सामने लिख दीजिए कि मुझे 98 लेकर आना है, उसके लिए मुझे जितने भी मॉक टेस्ट देने हैं सब में मुझे अच्छा करना है। ये जब आप लिखेंगे, बार बार अपने आप को फोर्स करेंगे उस चीज के लिए, तब जाके आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीजों को समझते हैं कि आपने कितनी चीजें वेस्ट कर दी हैं और आगे जो बचा हुआ टाइम है उसको कैसे फॉलो करना है। वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी भी है, एक बार देख के बताइएगा। इसके बाद चैप्टर्स हमारे कौन कौन से, इसको मैंने डिवाइड किया है, कौन इजी चैप्टर है, कौन से मॉडरेट चैप्टर है, कौन से टफ वाले चैप्टर है, किसका कितना वेटेज है, किसको प्रायोरिटी देनी है, सब कुछ। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि टोटल ये हो गए इजी मॉडरेट वाले चैप्टर। बुक कॉम्बिनेशन, ये सबसे बड़ा सवाल है हर एक बच्चे का, क्योंकि बच्चे इसी में फंसे हुए हैं, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स लगा रहे हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं प्रॉपर प्लानर देने जा रहा हूं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक। इसके बाद ना तो आप अपने आप को डिस्टर्ब करिएगा, ना तो अपने आप को चेंज करिएगा। अगर अगस्त से भी अपने आप को आप सीरियस करते हो तो डेफिनेटली आप नवंबर तक अपना सिलेबस पूरा कर रहे होगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3 बार चीजों को रिवाइज कर रहे होगे। लेकिन आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, यह बात मुझे हर बच्चे से चाहिए। इसके बाद जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने पहले पेज पर आते हैं। क्या बातें मैंने लिखी है कि अब आपके पास ये जो 4 महीने अगले आ रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन्हीं में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। तरीका क्या होगा कि आप मान लीजिए जब भी स्टार्ट करते हैं, सपोज आपने अगस्त से चीजें स्टार्ट कर दी, तो टोटल आपके चैप्टर कितने हैं? 14। अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूं। 14 चैप्टर है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपको सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, चाहे किसी भी हाल में। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, ये 2 महीने होंगे आपके स्कूल के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के, जिसमें आप एक बार यहां रिवीजन कर रहे होगे प्रॉपर वाला, एक बार यहां रिवीजन कर रहे होगे, 2 बार प्रॉपर रिवीजन हो गई, तीसरी बार आप रिवाइज करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ रहे होगे। जो भी तुम्हारा टारगेट है वो इसी प्रोसेस से ही अचीव होगा, देख लेना इस चीज को। अब मैं अगर बात करूं कि आपकी समस्याएं क्या आ रही है मैथमेटिक्स को लेकर, देखो बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है कि उन्हें मैथ्स अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो केवल और केवल पास होने के लिए पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी प्रॉपर्ली लगाइए और इजी क्वेश्चन, इजी चैप्टर जो अभी आगे मैं बताने वाला हूं उसको करिए। लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं उनसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं? पहली बात तो उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन सी बुक लगाएं, किस एनसीईआरटी के साथ और कौन सी बुक लगाएं जिसमें हमें ढेर सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब कुछ मिल जाए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों से यही दिक्कत आ रही है कि सवाल नहीं लग पा रहे हैं। एग्जाम्पल करने के बाद, स्कूल में टीचर समझाने के बाद, वीडियो लेक्चर से देखने के बाद, इवन स्पार्क बैच में चीजों को समझने के बाद भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे नहीं लग पा रहे हैं। अच्छा, उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। ये दिक्कत बहुत सारे बच्चों के साथ होती है कि सवाल तो वो सॉल्व कर लेते हैं, बट कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण उनका आंसर सही नहीं निकल पाता है, आंसर गलत निकलता है। प्रूव वाले क्वेश्चन की तो समस्या बहुत सारे बच्चों के, मुझे पता है। मैंने एक बार वीडियो बनाकर अलग से बताया था कि प्रूव वाले क्वेश्चन कैसे सोचे जाते हैं, कैसे फ्रेम किए जाते हैं, कैसे उसको प्रूव किया जाता है, कहां कंस्ट्रक्शन की नीड होती है, वो सारी चीजें आपको मैंने बता रखी है। इसके अलावा
कैलकुलेशन मिस्टेक्स, बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन ही नहीं आती है, बहुत सारी गलतियां वो कैलकुलेशन में करते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं यार कि आपका सिलेबस क्या है, और अगर हर बच्चे को अपने 14 के 14 चैप्टर के नाम नहीं याद है तो डेफिनेटली आप 95 नहीं स्कोर करने जा रहे हो। बहुत सारे बच्चों से अभी मैं उठाकर पूछ लूं, अगर मेरे सामने बैठे हो कि 14 के 14 चैप्टर के नाम बता दो, तो उसमें से 10, 12, 11, 13 इतने बताने में हो जाएगी हालत खराब। आपको अपने कंपटीशन के सारे चैप्टर्स के नाम तो पता होने चाहिए ना, वही तो आपको तैयार करने हैं। तो हमारे चैप्टर्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहला चैप्टर आपका रियल नंबर, उसके बाद अलजेब्रा शुरू होता है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपके एनसीईआरटी में 7वां चैप्टर दिया है, लेकिन मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि कोऑर्डिनेट को पहले पढ़िए, उसके बाद ट्रायंगल और सर्कल जो ज्योमेट्री का पार्ट है उसको पढ़िएगा। इसके बाद आपका है ट्रिगो और उसका एप्लीकेशन, उसके बाद है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, उसके बाद है आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। अब मैं बात करता हूं कि इन चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर आसान है। जो बच्चों को लगता है कि यार मेरे मैथ कमजोर है, मैं केवल आसान चैप्टर करना चाहता हूं, तो आसान चैप्टर की मैं बात करूं तो पहला चैप्टर रियल नंबर, जिसमें क्या पूछा जाता है, केवल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी एलसीएम एचसीएफ, और क्या पूछा जाता है, इररेशनैलिटी का प्रूफ। कंफर्म क्वेश्चन होते हैं, तैयार कर लो। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों ही चैप्टर आसान है, केवल और केवल 9 के पॉलिनोमियल को एक्सटेंड किया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट बताया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालना बताया गया है, अलजेब्राइक, ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अलजेब्राइक में दोनों आ जाएंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये 3 चैप्टर आपके शुरू के आसान हो जाते हैं, तो यहां से 6 और यहां से 5 और 5 में मान लो 6, 5, 11, 5, 16 आपके यहां से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ईजीएस चैप्टर आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत आसान है, केवल आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, और थोड़ा बहुत सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन वो सिलेबस से कट ही गया है। फिर उसके बाद है आपका ट्रायंगल, सर्कल, ये टफ है, अभी इजी की बात कर रहा हूं। इसके बाद इजी चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 11, 5, 16, 16, 6, 22 और 22, और यहां मान लेता हूं मैं 5, 27 नंबर 80 में से आपके यहां इजी चैप्टर से फिक्स हो गए। अभी तो मॉडरेट वाले भी आप कर लोगे, तो 27 नंबर तो इजी हो गए आपके। यहां पे मैं लिख देता हूं 27 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि किसी का 6 और किसी का 5 ले रहे हैं। अब मैं आता हूं मॉडरेट में, तो मॉडरेट चैप्टर है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल नहीं, यहां पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो बहुत आसान है, अगर आपको ट्रिगो आ गई तो आपको मॉडरेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो भी आ जाएगी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे चैप्टर क्या है आपके लिए, बहुत ही मॉडरेट है, मतलब आसान है। थोड़े सवाल करने पड़ेंगे आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। यानी ये चैप्टर भी हो जाएंगे 5, 5, 10, 10 के बाद अगर मैं मानता हूं यहां पर इसको 6 क्या, मैं इसको 4 ही मानता हूं, 10, 10 या 14, 14 के बाद इसको मैं मान लेता हूं 4, 14, 4, 18, 18 और इसको मैं मान लेता हूं 6, 24 नंबर आपके यहां से मिलेंगे आपको। यानी अगर आप इजी और मॉडरेट चैप्टर को भी तैयार कर लेते हो तो 7, 4, 11, 2, 2, 4, 1, 5, 51 आउट ऑफ 80 आप स्कोर करने जा रहे हो। केवल इजी और मॉडरेट चैप्टर को ही तैयार करके जाओ और पूरा सही करने की कोशिश करो, तो आप 51 नंबर इजी और मॉडरेट चैप्टर से आप निकाल सकते हो। इसके अलावा टफ चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल है, सर्कल है और ट्रिगो है। ठीक है, बच्चों को लगता है, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत टफ है, आप अगर तैयार करते हो, अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ते हो तो आपके लिए ये चैप्टर्स भी आसान हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगा कि ये थोड़े से टफर है अदर देन दीज। तो 15 नंबर यहां से, और इसमें से अगर मैं मान लूं 40 को दिया तो 15 और 8, 23 नंबर आपके यहां पर है। ठीक है, तो कुछ छूट रहा है क्या? आई थिंक कुछ छूट रहा होगा या कुछ कॉम्बिनेशन मैंने गड़बड़ किया होगा। तो नंबर क्या रहा है, 7, 4, 11, 3, 14, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 74। कहीं पर कोई गलती हुई होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मॉडरेट में मैंने 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 12, 10, 22, 22, 6, 22, 6, 28, 28 इसको करना था शायद, इसको 28 करते हैं तो 8, 7, 15 यानी 55। तो इसको मान लो, चलो जो भी हो, मैं कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन लगभग है कि 50 से 60 नंबर आपके इजी और मॉडरेट आने वाले हैं। उसके बाद 20 से 25 नंबर का आपका टफ आने वाला है। बस इतनी सी दिक्कत है आपको। यानी अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सब करना है। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी से पहले सबसे बड़ी जो समस्या है कि भैया बुक कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। मैं अलग अलग शॉर्ट्स में, अलग अलग वीडियोज में बता चुका हूं कि एक बच्चे को, 10th वाले बच्चे को बुक कॉम्बिनेशन किस तरीके से रखनी चाहिए। ढेर सारी किताबें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर लगा रहे हैं तो केवल और केवल क्या करिए, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर लगाइएगा।
इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाए, किसी के भी किताब से मिल जाए, उसको कर लीजिएगा। बस अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप अपना काम कर रहे हो। 98, 97 जो भी टारगेट कर रहे हो वो आप अचीव कर लोगे। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज के लिए कोई भी किताब यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप एनसीईआरटी के साथ कोई क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, और मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप ओसवाल की किताब यूज करो। यानी एनसीईआरटी के साथ आप केवल और केवल एक किताब का यूज करो, दैट इज क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का फायदा क्या होगा आपके लिए? क्वेश्चन बैंक का फायदा ये होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन, माइंड मैप, रिवीजन का टूल, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार कुछ सवाल आरडी से कर लेता हूं, कुछ यार गूगल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेता हूं, कुछ देख लेता हूं कि सैंपल पेपर अवेलेबल है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। वो सारी चीजें आपको केवल और केवल एक इसी किताब में मिल जाएंगी। तो ये कुछ ऐसी किताब है, वो आपके लिए मार्केट में भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से भी परचेज कर सकते हो, जहां से आपकी इच्छा है वहां से खरीद सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये कॉम्बिनेशन नहीं अपना रहे तो एनसीईआरटी के साथ आरडी शर्मा का एग्जाम्पल्स, ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी प्लस आरडी के एग्जाम्पल, पूरी किताब नहीं लगानी है, केवल और केवल एनसीईआरटी और आरडी के एग्जाम्पल। बट ये ध्यान रखिएगा किसी भी बच्चे को पीवाईक्यूज नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर का लगाना है, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आपको कोई भी सवाल है उस चैप्टर से तो आप तैयार रहो। सिमिलरली आप एनसीईआरटी के साथ आरएस भी लगा सकते हो, और आरएस के एग्जाम्पल प्लस कुछ क्वेश्चन भी लगाइएगा सेलेक्टेड। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन दिए तो 10 रैंडमली टिक करके लगा लिया, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ भी आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। तो पहली समस्या का निवारण हो गया क्या आपके कि भैया बुक कॉम्बिनेशन क्या होगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि ये नहीं कि एनसीईआरटी भी लगा रहे हैं, आरडी भी लगा रहे हैं, आरएस भी लगा रहे हैं, पीवाईक्यूज तो लगाना ही है, क्वेश्चन बैंक भी खरीद लिए, एग्जाम्पलर भी लगा रहे हैं। 6 किताबें ले ली और पता चला कि 4 महीने में 2 महीने पढ़ाई हो पा रही है, 2 महीने बाद हालत खराब हो गई। ऐसा नहीं करना है, चीजें वो फॉलो करनी है जो आपसे कंप्लीट हो जाए। तो बुक कॉम्बिनेशन के बाद अब बात कर लेते हैं यार कि स्ट्रेटजी क्या रखनी है अपनी। चीजें तो हो गई, चीजें अवेलेबल हो गई, स्कूल के नोट्स हो गए, वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो गए, यूट्यूब पर हो गया, किसी का बैच परचेज कर लिया, स्पार्क बैच में आपके एनरोल हो गए। लेकिन अब हम करें तो करें क्या? हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। अगर नया स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है कि अगर आप अगस्त से चीजों को स्टार्ट कर रहे हो तो अगस्त में आप स्टार्ट करोगे इन चैप्टर्स से, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ही महीने में आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, 4 चैप्टर। क्यों ऐसी बात कर रहा हूं भाई? आपको मैथ के अलावा साइंस भी तो पढ़ना है, साइंस के अलावा एसएसटी भी तो पढ़ना है। वीडियो लाइक कर दो, अच्छी कमेंट और लाइक आने के बाद हम साइंस और सोशल की भी ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। तो ये 4 चैप्टर आपको अगस्त के महीने में करने हैं, और आपको 1 वीक में 3 to 4 डेज ही आपको मैथ पढ़ने हैं, और अप्रोक्सीमेटली 1 आवर या और 1.5 आवर, बस इतना काम करना है। एक वीक के अंदर 3 से 4 दिन मैथमेटिक्स पढ़नी है, या तो 1 घंटा या तो 1.5 घंटा। अगर आप इतना फॉलो करते हो तो ये 4 चैप्टर आपके अगले 4 हफ्ते में अगस्त वाले में खत्म हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद जब आप सितंबर में आएंगे तो एक चैप्टर अलजेब्रा का बचा हुआ है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यहां पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और अपना एक प्यारा सा चैप्टर जो थोड़ा सा टफ है उस ट्रायंगल को भी इसमें खत्म करेंगे। यानी आप सितंबर तक 7 चैप्टर प्रॉपरली खत्म कर चुके होंगे। ध्यान ये रखिएगा बच्चा, स्ट्रेटजी बता रहा हूं तो केवल सुन के मत निकल जाइएगा, फॉलो करिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये 7 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको अभी नया नहीं शुरू करना है, इन 7 चैप्टर को रिवाइज करना है। 7 चैप्टर को रिवाइज करने के बाद हर चैप्टर का आपको फॉर्मूला शीट बनाना है, यानी 1 पेज का शॉर्ट नोट्स जिसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट, और हर पेज पे ही उसी पेज पर फॉर्मूला सारे लिखे जाने चाहिए, ताकि आप उस पन्ने को उठाओ, पूरा चैप्टर रिवाइज करा लो, ठीक है। ये काम आपको सेल्फ करना है। इसके अलावा जब आप अक्टूबर में आएंगे, रिवीजन भी हो गया, 7 चैप्टर तैयार हो गए। अक्टूबर में आपको सर्कल, ट्रिगो और इसके एप्लीकेशन, यानी ये वाला एक टफ चैप्टर इसमें मैंने डाल दिया। जिसमें हमने टफ चैप्टर डाले हैं वहां पर मैंने क्या किया है, इसका लेवल मतलब नंबर ऑफ चैप्टर कम कर दिए हैं। तो ट्रिगो, सर्कल और इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, ये काम आपको करना है। इसके बाद नवंबर में जब आप आएंगे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, क्लियर है क्या? ये 4 चैप्टर आपको करने हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिकली इतना काम करते हो तो आप नवंबर तक प्रॉपरली सिलेबस पूरा कर रहे होगे अच्छे तरीके से एक बार, ठीक है, अच्छे तरीके से विद रिवीजन। बीच में आपके मॉक भी होंगे, स्कूल के टेस्ट भी होंगे, उनको मेंटेन करते हुए आप नवंबर तक अपना सिलेबस
प्रॉपरली पढ़ चुके होगे। आपके ऊपर अब लोड नहीं होगा कि मुझे जनवरी में फरवरी में नई चीजें पढ़नी है। जनवरी दिसंबर फरवरी में ना हमें केवल और केवल रिवीजन करना है। मैं R3 रिवीजन की बात कर रहा हूं, यानी 3 बार प्रॉपरली रिवाइज करना चीजों को। दिसंबर का पूरा महीना होगा, प्री बोर्ड आपके चल रहे होंगे, आप उसमें पहला रिवीजन कर रहे होगे। फिर से एनसीईआरटी के सिलेक्टेड, फिर से अपने डीपीपी या जो भी किताबें आप लगाए थे उसके अच्छे सवाल दोबारा लगाओगे, फॉर्मूला रिवाइज करोगे, उसके बाद चैप्टर को फिनिश करते चलोगे। ये दिसंबर का रिवीजन होगा R1। इसके बाद जनवरी का रिवीजन होगा R2, उसमें भी यही काम करोगे, फिर वही सिलेक्टेड प्रॉब्लम, फिर वही पीवाईक्यूज लगा लोगे एक बार, फिर उसके बाद कुछ सैंपल पेपर भी अटेम्प्ट करोगे दिसंबर जनवरी वाले महीने में, फिर आपका R2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद R3 में आप आओगे। R3 होगा जो महीना जिस महीने में आप पेपर देने जा रहे हो, यानी फरवरी से स्टार्ट होगा, हो सकता है मार्च में हो, तो फरवरी वाला महीना आपके लिए होगा तीसरा रिवीजन का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप किसी चीज को 3 या 4 बार पढ़ लो तो वो पूरी तरीके से आपको कंठस्थ हो जाती है, यानी पूरी तरीके से वो आपको याद हो जाती है। तो सिस्टम समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब जो आपकी कुछ समस्याएं थी जो शुरू में लिखी हुई थी, उनका कुछ मैंने समाधान लिखा है, इसको जरूर आप एक बार फॉलो करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जो मैंने सिलेबस लिखा उसका चेकलिस्ट बना दीजिए। सिलेबस का चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने यहां लिख दिया रियल नंबर, ठीक है, फिर यहां पे मैंने लिख दिया ऊपर वीडियो, अपनी कॉपी पर बना लीजिए वीडियो, फिर यहां पर एनसीईआरटी, फिर यहां पर साइड बुक या जो भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज, हर चैप्टर का आप यहां लिखिए, पॉलिनोमियल लिखिए। वीडियो कंप्लीट हो गया टिक कर दीजिए, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया टिक कर दीजिए, साइड बुक कंप्लीट हो गया टिक कर दीजिए, पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गया टिक कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स का भी एक बना दीजिएगा, एक लाइन शॉर्ट नोट्स, दिख रहा है? चलो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, लास्ट वाली लाइन होगी शॉर्ट नोट्स की। क्या शॉर्ट नोट्स मेरा बन गया? टिक कर दिया। ये 5 कॉलम अपने में डाल दीजिएगा और हर चैप्टर के सामने धीरे धीरे करके ये 5 की 5 चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। बड़ा टारगेट नहीं लेना है, हर चैप्टर हर महीने उतना ही टारगेट लेना है जितना हम पूरा कर पाए। क्यों? क्योंकि हमें मैथ के अलावा साइंस भी पढ़नी है, सोशल भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, हमें हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है? तो पहला आपको सोल्यूशन समझ में आया। दूसरा, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये दिक्कत आती है कि क्वेश्चन को सॉल्व तो करते हैं बट एंड तक नहीं सॉल्व करते हैं, उन्हें लगता है हो जाएगा हो जाएगा। आप ये वाली समस्या कहां फील करते हो? जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, आप अधूरा क्वेश्चन करते हो और आपसे सही आंसर, पूरा आंसर नहीं निकल पाता है, बीच में आप मेथड भूल जाते हो, बीच में आप कॉन्सेप्ट भूलने लगते हो, बीच में आपको प्रोसेस नहीं याद आता है, तो आपका दिक्कत वहां पे अराइज होता है। इसका सॉल्यूशन यह है कि आप घर पर ही जब सवाल लगाते हैं, चाहे कितना इजी सवाल हो और चाहे कितना टफ सवाल हो, अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली पूरा लगाइए, एंड तक आंसर निकालिए। तीसरा, फॉर्मूला सीट आपको बनाना है। यह ध्यान रखिएगा कि चैप्टर का रिवीजन, उसको याद रखने के लिए हर चैप्टर का आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। चौथी चीज, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक को दूर करने के लिए आपको प्रॉपरली, मैंने जैसे बात कहा कि क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करिए, कुछ सवाल ले लीजिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल ले लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम ले लीजिए, कहीं से सवाल ले लीजिए, उसको कैलकुलेट करके सही आंसर निकालने की कोशिश करिए। यहां पर तो आप थ्योरेटिकल भी अप्रोच देख रहे हो, बट यहां पर केवल और केवल आंसर सही निकालने की कोशिश करो, यानी एक्यूरेसी डेवलप करो, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में सवाल कर रहे हो तो आपको यह फील आए कि हां, मैं चीजों को जो कर रहा हूं वो एक्यूरेट करूंगा। पांचवी चीज, सॉल्व एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चन। देखिए, आप चाहते हो कि आपको बोर्ड्स में अगर एक भी नया सवाल आए वो आपसे न फंसे, तो आपको हर चैप्टर के ढेर सारे सवाल लगाने हैं और मिनिमम मान के चलिएगा हर बच्चे को हर चैप्टर का 100 सवाल लगाना है, ठीक है? क्लियर हुई इतनी बात? उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात इस वीडियो को समझ में आई होगी। लंबी वीडियो भले से हो, लेकिन बहुत जेन्युइन वीडियो है। वो बात मैंने आपको बताने की कोशिश की हो जो आप पूरा कर सकते हो। जिस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप जो भी टारगेट कर रहे हो 95, 96 जो आपने कमेंट में लिखा है वो आप अचीव करने जा रहे हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, अपने काम को चालू कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।